हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हर वीकेंड की तरह कुछ अच्छे लॉजिकल सेटअप्स नज़र आ रहे हैं चार्ट्स में। उन सेटअप्स को डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी हम सेटअप हमें नज़र आ रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें उसके पीछे लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं। जब तक हमारे पास लॉजिक नहीं है, ऑब्वियस नहीं लगानी चाहिए। तो हम इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक डिस्कस करेंगे। कुछ सेटअप्स नए हैं जो इस हफ्ते एंट्री करे हैं, कुछ सेटअप पुराने हफ्तों के चले आ रहे हैं वो हैं। तो हम उन सबको डिटेल वे में डिस्कस करेंगे कि क्या उनके पीछे का लॉजिक है और कैसे हम उन्हें एंटर कर सकते हैं, कहाँ पर क्या ट्रिगर्स हैं और क्या उनका करंट स्टेटस है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है जुबलिएंट फूड वर्क। लास्ट हफ्ते से रिकमेंड किया गया था। एक बार देख लेते हैं क्या इसका करंट स्टेटस है और क्यों रिकमेंड किया गया था। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो लगा है अराउंड 918 का। शेयर वहां से काफ़ी डीप करेक्शन में चल रहा है और शेयर ने लास्ट हफ्ते अपने वीकली चार्ट में हैमर कैंडल की फॉर्मेशन करी थी। हैमर एक कैंडल होती है जो बुल के कमबैक को शो करती है, जो फॉल के बाद बनती है और ये दिखाती है कि बुल कमबैक कर चुका है। अगर कोई बिगनर इस वीडियो को देख रहा है, उसे हैमर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो ऑलरेडी हम हैमर पे एक डिटेल वीडियो बना के ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ में जो हैमर था वो हवा में नहीं बना था, 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा था, वहां पे बना था, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 485 वन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था। टारगेट था 525 और 50 का। साथ में एक ट्रेड के साथ एक ट्रिगर भी था कि तभी बाय करना जब डेली चार्ट में 13 EMA ब्रेक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या इसका भी स्टेटस है। तो ये मंडे की कैंडल है, 13 EMA को रेसिस्ट कर रही थी। ट्यूसडे की कैंडल है, रेसिस्ट कर रही थी। वेडनेसडे इसने गेन किया, थर्सडे फॉलो अप बाइंग आई और ये इसका करंट स्टेटस है। अभी शेयर चल रहा है अराउंड 510 पे। तो जो एंट्री थी कि 13 EMA ब्रीच करने के बाद हमें ट्रेड लेनी थी, वो सक्सेसफुली जनरेट हुई थी वेडनेसडे को, तब हम इसमें एंट्री कर सकते थे। इस हफ्ते का हाई फ्राइडे को लगा है 515 का। जो हमारा पहला टारगेट है 525 का, वो अभी आया नहीं है। तो आप इंतजार कर सकते हो। सेटअप पूरा बढ़िया बना हुआ है। वीकली चार्ट में हैमर के बाद फॉलो बाइंग आई है, डेली चार्ट में 13 EMA गेन कर गया है। और क्या रीज़न चाहिए? इतने रीज़न मेरे हिसाब से इनफ है। और ऑब्वियस है, वेडनेसडे को एंट्री बनी थी जब इसने 13 EMA ब्रेक किया था, तब आप इसे ले सकते थे। अब आप एक स्मार्ट वर्क ये कर सकते हैं कि अपना स्टॉप लॉस 485 ना रख के 13 EMA को रख सकते हैं, क्योंकि 13 EMA इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था शेयर के लिए, वो अब टूट गया है, तो वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो 13 EMA को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि अगर 13 EMA के नीचे क्लोजिंग आती भी है और आपको ये बाहर निकालता भी है ट्रेड से, तो भी आप एक डिसेंट प्रॉफिट लेके निकलोगे। ठीक है। अगला सेटअप है आइशर मोटर का। आइशर मोटर क्यों सजेस्ट किया गया था? अगर हम देखें तो बुलिश पियर्सिंग कैंडल की फॉर्मेशन करी थी, इंपॉर्टेंट लेवल भी आ रहा था 30 to 50 का, और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री इसने फ्राइडे को दी थी। उसके बाद इसे रिकमेंड किया गया था और एक ट्रिगर दिया गया था कि अगर डेली चार्ट में 13 EMA ब्रीच करे, ओनली देन हमें इस ट्रेड में जंप करना है। शेयर ने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया वो तो अभी लगाया हाल फिलहाल में, 3889 का है, जो नवंबर 2022 में ही लगा है। अब हुआ क्या, अगर मैं आपको इसके 5 दिन की कैंडल्स दिखाऊं तो ये मंडे की है। 13 EMA उसने रसिस किया, ट्यूसडे में किया, वेडनेसडे में किया, थर्सडे में किया, फ्राइडे में किया। तो हफ्ते में 5 दिन मार्केट खुलता है। पांचों दिन क्या करता रहा? सिर्फ ये 13 EMA को रसिस करता रहा। 13 EMA इसने गेन करा ही नहीं, तो ट्रेड में कोई एंट्री बनी ही नहीं। ठीक है। तो अगर हम कंक्लूड करें, एंट्री सेटअप बना हुआ है, सेटअप नहीं डिस्क्वालीफाई हुआ है, स्टिल डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनी हुई है। बस बीच में 13 EMA की हर्डल आ रही है, वो गेन नहीं हुई है। तो हम इस ट्रिगर का अगले हफ्ते भी इंतजार कर सकते हैं। अगर अगले हफ्ते 13 EMA वाला जो ट्रिगर है वो हिट हो जाता है तो आप एंटर कर सकते हो। टारगेट 3250 और 3350 होंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो 3050 होगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। अगला सेटअप है बायोकॉन, जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। शेयर काफ़ी डीप करेक्शन में है। शेयर का ऑल टाइम हाई लगा है
487.75 अराउंड 500 रुपये का, जो लगा था दिसंबर 2020 में, 21 दिसंबर यानी 2020 के एंड में। वहाँ से शेयर काफ़ी डीपर करेक्शन में है। शेयर ने हैमर कैंडल की फॉर्मेशन करी थी डेली चार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ, और 250 रुपये का एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी था, तभी से रिकमेंड किया गया था। और इसमें जो अप्रोच दी गई थी वो ये कि 2-3% ऊपर 13 EMA आ रहा था, तो आप बाय कर सकते हो। 13 EMA आपका पहला टारगेट हो जाएगा, वहाँ पे आप कॉशियस रह सकते हो, और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 275 जो आपको टारगेट दिया था उसका आप इंतजार करो, या आप 13 EMA गेन करने के बाद ट्रेड लो। हुआ क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन ये 250 के ऊपर ही कंसोलिडेट होता रहा। फ्राइडे को मार्केट में सेलिंग आई तो इसमें भी सेलिंग आ गई, तो शेयर ने कुछ भी नहीं किया। अगले हफ्ते 5 दिन एक साइडवेज मूवमेंट में रह गया शेयर। अगर हम करें, ना टारगेट की तरफ बढ़ा है, ना स्टॉप लॉस हिट किया है, क्योंकि स्टॉप लॉस 240 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस दिया गया था। 245 शेयर की क्लोजिंग आई है, तो अभी हमारा स्टॉप लॉस भी स्टिल इंटैक्ट है, और टारगेट की तरफ तो शेयर प्रोसीड करा ही नहीं। 5 दिन कंसोलिडेट होता रहा 250 के आसपास, तो स्टिल सेटअप बना हुआ है। अगर आपने ये ट्रेड ली थी, स्टिल इंतजार कीजिए, होपफुली शेयर 240 से पहले पहले बाउंस बैक कर जाएगा और हमारे टारगेट्स अचीव कर पाएगा। आगे चलते हैं। अगला सेटअप, ये पहला सेटअप है इस हफ्ते का जो न्यू एंट्री मिली है विप्रो को। आईटी सेक्टर का शेयर है। जैसा कि आपको पता है आईटी सेक्टर डीपर करेक्शन में है। शेयर का ऑल टाइम हाई भी आप देखोगे तो काफ़ी हायर है, 739.85 अप्रोक्सीमेटली 740 का है, जो अक्टूबर 2021 में लगा था। शेयर वहाँ से काफ़ी डीप करेक्शन में चल रहा है, 35-40% के। शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा था 400 का, साथ में 13 EMA आ रहा था। शेयर के भी लास्ट वीक रिजल्ट आए जो कि ठीक आए। शेयर ने इस हफ्ते अगर आप देखोगे 400 को भी गेन किया है और 13 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दी है, जो एक स्ट्रांगनेस स्ट्रेंथ आने का इंडिकेशन दे रहा है। डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे 13 EMA को ये बड़ा स्ट्रांगली रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर आप देखोगे पिछले 7-8 दिन से, और धीरे धीरे मार्च कर रहा है नॉर्थ की तरफ। तो डेली वीकली चार्ट दोनों मोमेंटम आने की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि हम इसमें एक बाय की एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। ट्रिगर कोई भी नहीं है शेयर में, और 390 को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और 425 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, और 450 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। 425 टारगेट होने के चांसेस काफ़ी हायर है। 425 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप सेकंड टारगेट 450 का भी इंतजार कर सकते हो। अब चलते हैं अगली ट्रेड की तरफ, जो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ को हमने लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था। क्यों किया था? शेयर का ऑल टाइम हाई देखे तो 775 का है, वहाँ से शेयर एक डीपर करेक्शन में आया, और इस साल अगर हम देखें मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च से लेकर दिसंबर तक एक 10% से 15% की रेंज में घूमता रहा। ऊपर 600 रेसिस्टेंस लेता था, 575 से 600 का जोन, और नीचे 500 से 525 का जोन एज ए सपोर्ट था। शेयर ने लास्ट टू लास्ट वीक एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई, फॉलो अप कैंडल बनी थी, और 600 के ऊपर कन्विंसिंग क्लोज दी थी। पिछला हफ्ता उसके पास स्टेन भी कर गया था, तभी से रिकमेंड किया गया था। 625 और 650 टारगेट थे, 590 ऑन वीकली क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस था, और डेली चार्ट में भी ये 13 EMA को सपोर्ट ले रहा था। अगर हम इसके 5 दिन का कैंडल देखें जो इसने किया है आपका पिछले हफ्ते, तो ये है, ये मंडे की कैंडल है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 4 दिन ये सपोर्ट लेता रहा 13 EMA पे। फ्राइडे को जो निफ्टी में सेलिंग आई उसमें इसने अपना 13 EMA ब्रीच किया है। बस जो ओनली सिल्वर लाइनिंग है कि स्टॉप लॉस के स्टिल ऊपर है, 590 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गया है। तो अगले हफ्ते मार्केट बाउंस बैक करता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोबारा 600 के लेवल को गेन कर ले। तो स्टिल सेटअप बना हुआ है, स्टॉप लॉस गया नहीं है। अगर आपने ट्रेड ले ली थी आपको इंतजार करना चाहिए। होपफुली शेयर अगले हफ्ते मार्केट बाउंस बैक करता है तो स्ट्रांगली बाउंस बैक कर जाएगा। अब एक नया सेटअप है इस हफ्ते का, मुथूट फाइनेंस का। क्यों है पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये शेयर भी काफ़ी डीपर करेक्शन में है। शेयर का ऑल टाइम हाई 1722 रुपये के आसपास का है, जो नवंबर में ही लगा था। उसके बाद से शेयर करेक्शन में आया, और पिछले 6-7 महीने से एक रेंज में घूम रहा है। 1000 रुपये का सपोर्ट है, ऊपर 1100 के आसपास शेयर को एक रेसिस्टेंस मिल जाता है, और इस 10% के मूव के बीच में एक और लेवल है 1050 का, जिसे काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो कर रहा था, रसिस्ट कर रहा था।
कुछ हफ्ते पहले जब इसने 1050 का ब्रेकआउट किया उसके बाद से अब उसे सपोर्ट लेने लग गया। ऑब्वियस है, चेंज ऑफ वोलेटिलिटी प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि सपोर्ट टूटने रेजिस्टेंस टूटने का सपोर्ट बन जाएगा या सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 1050 का इंपॉर्टेंट लेवल है, हॉरिजॉन्टल से भी आ रहा है, गैन लेवल से भी आ रहा है और उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। साथ में 1075 और 1100 का हमारा टारगेट रहेगा और 1040 ऑन वीकली क्लोजिंग में स्टॉप लॉस रहेगा। बट इसमें ट्रिगर है 13 EMA ब्रीच होने का। क्यों? क्योंकि आप देखो वीकली चार्ट में भी 13 EMA रेसिस्ट कर रहा है और डेली चार्ट में भी आप देखोगे तो बड़ा स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रहा है 13 EMA को, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली, स्ट्रांगली, हार्डली रेसिस्ट कर रहा है। तो क्लियर कट है, अच्छा सेटअप है, 1050 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है वीकली और डेली चार्ट में। बट द थिंग इज 13 EMA को भी बड़ी हार्डली रेसिस्ट कर रहा है। तो 13 EMA ब्रीच करने का वेट करना है, ब्रीच हो जाता है, ट्रिगर जनरेट हो जाता है, फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। 1040 ऑन वीकली क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1075 और 1100 के टारगेट का हम इंतजार कर सकते हैं। अगला है कोटक बैंक। कोटक बैंक लास्ट टू लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था 18, क्यों किया गया था वो देख लेते हैं। तो शेयर का ऑल टाइम हाई है 2253 का, वहाँ से शेयर काफ़ी करेक्शन में है। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट किए, एक्सिस, ICICI ने, HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छा फॉलोअप रैली आई, SBI में आई, बट ये एक लैगिंग रहा है पूरी बैंक निफ्टी में। और शेयर ने बुलिश रामी बनाया था, इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 1800 का, तब जाके इसे रिकमेंड किया गया था। 1750 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, 1850 और 1875 का टारगेट था। एक ट्रिगर दिया गया था ट्रेड में कि 13 EMA अगर डेली चार्ट में ब्रीच करेगा तो ही आपको एंट्री लेनी है। अगर आप देखोगे 13 EMA ने पूरे जनवरी मंथ में नहीं अचीव किया है। 2 दिन पहले वेडनेसडे को इसने ऊपर जाने का ट्राई किया, बट क्लोजिंग आते आते नीचे आई है 13 EMA के और फिर फॉल आना स्टार्ट हो गया है। तो ट्रेड में जो ट्रिगर था वो कभी हिट हुआ ही नहीं 13 EMA का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ट्रिगर नहीं हिट हुआ तो आपने ट्रेड नहीं ली होगी। स्टिल आपने ट्रेड ले ली है विदाउट ट्रिगर हिट हुए, तो आपका स्टॉप लॉस जा चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपना लॉस बुक कर सकते हो, निकल सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि जब तक ट्रिगर ना हिट हुआ करे आप ट्रेड में एंट्री मत करो, क्योंकि ट्रिगर होना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल उस ट्रेड को और बेटर बनाने के लिए, उस ट्रेड में जो एक्यूरेसी है वो बढ़ाने के लिए। क्योंकि 13 EMA को मार्केट बड़ा स्ट्रांगली, बड़ा रिलीजियसली रिस्पेक्ट देता है, तो हमें भी वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगला है डिक्सन, जो इस हफ्ते की नई एंट्री है। डिक्सन का अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो काफ़ी ऊपर का है, 6243 का है, जो अक्टूबर में लगा था। वहाँ से शेयर डीपर करेक्शन में आया और शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 3500 रुपये का, जिसे शेयर काफ़ी रिस्पेक्ट देता आ रहा है। आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी इसने वहीं पे बॉटम बनाया, यहाँ पर भी जून में भी इसने रिस्पेक्ट दिया है, अभी भी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो इसे रिकमेंड किया गया था 3500 का लेवल था, 3400 और वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए था। 3750 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर हम इसके डेली चार्ट में आए तो ये डेली चार्ट है। अब इसमें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे एंट्री करनी चाहिए। जो 13 EMA आ रहा है वो 3650 पे आ रहा है, तो आप अभी एंट्री कर सकते हो। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो 3500 पे इसने बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी करी है। बुलिश थ्रस्टिंग एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को इंडिकेट करता है और पिछले 3-4 दिन से 3500 को रिस्पेक्ट भी दे रहा है। अब इसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं? 2-3 तरीके हैं। एक 3650 पे 13 EMA आ रहा है, अब अभी एंट्री कर लो। 3650 आपकी पहली हर्डल होगी। जब 13 EMA के पास आए तो कॉशियस हो जाना। अगर 13 EMA को गेन करता है तो 3750 के टारगेट के लिए वेट कर लेना, या 3650 गेन होने तो फिर एंट्री करो, या आधे शेयर अभी उठा लो, या जो भी आप फ्यूचर उठाना चाहो, ऑप्शन उठाना चाहो, आधी क्वांटिटी अभी उठा लो और आधी क्वांटिटी 13 EMA के बाद ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से 2-3 अप्रोच है जिसको आप लगा सकते हो और स्मार्टली इसमें एंटर कर सकते हो। आगे चलते हैं। पीडी लाइट है। पीडी लाइट को क्यों रिकमेंड किया गया था? बुलिश थ्रस्टिंग फॉर्मेशन करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल भी आ रहा था 2500 रुपये का, तब इसे रिकमेंड किया गया था। आप डेली चार्ट में ही देखोगे, और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी दे रहा था शेयर। 2450 और वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, 2650 और 2600 का टारगेट था। अगर आप देखोगे एक ट्रिगर दिया गया था कि 13 EMA ब्रीच करे तो एंट्री करनी है। 13 EMA ब्रीच नहीं किया है। आप देख सकते हो पिछले 15-16 ट्रेडिंग डे से 13 EMA को बड़ा स्ट्रांगली, हार्डली, रिलीजियसली
रसिस्ट कर रहा है। अगेन सेम है, अगर आपने ट्रिगर का वेट किया है तो आपके लिए एंट्री बनी ही नहीं है, तो आपने को ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ भी नहीं हुआ इस ट्रेड में। इफ़ आपने विदाउट ट्रिगर हिट हुए एंट्री ले ली है तो आपका स्टॉप लॉस जा चुका है, आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट है इसमें मैकडॉवेल्स। मैकडॉवेल्स का जो ऑल टाइम हाई देखें 4 डिजिट का है, 1020 का है, नवंबर 2021 में लगा था। वहाँ से शेयर करेक्शन में आया, शेयर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, तब इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। बुलिश हरामी भी बनाया था, 875 का इंपॉर्टेंट लेवल भी आ रहा था, 840 ऑन स्टॉप लॉस था वीकली क्लोजिंग बेसिस, टारगेट 900 रुपये का था। बट एक ट्रिगर दिया गया था कि 13 EMA ब्रीच करे तो उसके बाद आप इसमें एंट्री लोगे। अगेन जैसे कि मोस्टली शेयर कर रहे हैं, इसके साथ भी ये हुआ, 13 EMA इसने कभी गेन किया ही नहीं, तो हमारा ट्रिगर तो जनरेट हुआ ही नहीं है। ऑब्वियस है, तो आपने ट्रेड नहीं ली होगी और ट्रेड आपकी बच गई होगी। बट अगर आपने विदाउट ट्रिगर हुए ले ली है तो आपका स्टॉप लॉस जा चुका है, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये कुछ सेटअप्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेटअप्स आने वाले हफ्तों में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे, साथ में आपको मोटिवेट करेंगे कि आप भी लॉजिकल ट्रेडिंग करो, क्योंकि आप लॉजिकल ट्रेडिंग करते हो तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रॉफिट अर्न करने के। कॉन्फिडेंस होता है हमेशा लॉजिकल ट्रेडिंग में, क्योंकि हमारे पास रीज़न होता है ट्रेड लेने से पहले। तो मैं इसी विश के साथ कि आने वाला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ, आपको पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको, नए नए सेटअप्स ढूंढ सको। तो इसी विश के साथ कि आने वाला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।